यथार्थवादी अंतिम चित्रकार हम देखते हैं कि कैमियो कोरो अन्य बारबीजे चित्रकारों की तरह स्वयं को प्राकृतिक चित्रण में सीमित नहीं रखते हैं, जबकि व्यक्ति चित्र व काल्पनिक चित्र इन्होंने बहुत बनाए हैं। वे कला क्षेत्र में क्रांति करने के उद्देश्य से प्रेरित नहीं हुए थे। अपनी इच्छा अनुसार वे आत्मसंतोष के लिए ही अपनी पेंटिंग्स करते थे। वे अन्य चित्रकारों के समान कभी प्रकृति में जाकर प्रत्यक्ष चित्रण करते, अतः उनको बारबीजे चित्रकारों की श्रेणी में हम देखते हैं। उनको किसी विशिष्ट शैली के चित्रकार के रूप में जानना हम कठिन मानते हैं। वे बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने विचारों को दूसरे पर लादने का उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया। कोरो पूर्ण शांति से काम करते थे और आत्म श्लाघा से इतने परे थे कि वे उनके पिता को उनकी योग्यता के बारे में तब मालूम पड़ा जब उनको उम्र के 50वें साल में फ्रेंच सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया। तब तक उनके पिता यही समझते थे कि कैमियो कोरो केवल मन बहलाने के लिए फुर्सत से चित्र बनाते हैं। कोरो ने दृश्य चित्रों को के साथ ही स्त्रियों के व्यक्ति चित्र व काल्पनिक चित्र भी बनाए। प्रत्यक्ष दृश्य चित्रण में कोरो ने प्रकाश, आकार व परिप्रेक्ष्य को रंग के बलों के द्वारा हल्के, सौम्य व धुंधलेपन के लिए प्रभावशाली तरीके से चित्रित करने की विधि विकसित की, जो कि अत्यंत प्रचलित हुई। इनके बनाए प्रमुख चित्र नॉर्नी का पुल, गेहूं का खेत, होमर व गडरिये, डायना का स्नान, मोतियों से सजी महिला, लेटी हुई परी, कलाकार का कार्यकक्ष इत्यादि हैं। हम देखते हैं कि दिलाक्रा और इंग्रे के बाद ये तीसरे ऐसे कलाकार हैं जिनके जीवन काल में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिन्होंने मौलिक आधार पर काम किया। फ्रांस के पेरिस में इनका जन्म हुआ। समृद्ध कपड़ा व्यवसाय के ये पुत्र थे। व्यावसायिक करियर छोड़ने के बाद में ये काम किया करते थे। स्कूल छोड़ते ही टेक्सटाइल डीलर बने, जो कि पारिवारिक इनकी नीड थी। 1822 में पिता ने एज ए पेंटर अपने करियर की शुरुआत करने की इनके पिता ने छूट दे दी थी। कला का कर्म करते हुए शिक्षा के बाद में इन्होंने आसपास के देशों में कई यात्राएं की। वह स्केचिंग करते हुए कार्यकक्ष में आकार चित्रण किया करते। रोम, नेपल्स, वेनिस जाकर इन्होंने स्केच किए हैं। रोम के काउंट्रीसाइड्स में इन्होंने काम किया है। इंग्लैंड व स्विट्जरलैंड में भी गए। इटली 1825, 1828 और 1834 में गए और हर जगह काम करते समय प्रकृति के समक्ष ज्यादा से ज्यादा काम किया, ताकि उसकी तात्कालिकता का डायरेक्ट इम्प्रेशन उन पे पड़ सके। इटली उन्हें बेहद पसंद स्थान लगता था और लौकिक अनुभव के अनुसार चित्रण तकनीक इन्होंने अपनाई और फ्रांसीसी शास्त्रीय तकनीक में भी इन्होंने कुछ काम किया। ओवरऑल मॉडलिंग, एक्सप्रेशन, लाइट एंड शेड का ध्यान इन्होंने बहुत रखा। वर्किंग मेथड इनका थोड़ा सा रोमांटिक सा था, पर रोमांटिक से इनका प्रकृति में काम करने में जो साम्यता थी सिर्फ वही है। जबकि इनके चित्रों में हम देखते हैं कि कुर्बे जो इनसे छोटे थे, उनकी सामान्य जन की डिग्निटी, उनके दयनीय स्थिति को इन्होंने सोशल रियलिज्म के रूप में पेंट किया था। वहीं पे कोरो सहज स्वाभाविक दृष्टिकोण, काव्यमय प्रस्तुतिकरण, सीधी सरल जिंदगी और उनके लैंडस्केप के रूप में उनको पेंट किया। एक आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड इन्होंने बनाए हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चरल व्यू भी लिया है। सॉफ्टवेयर लाइटर टोन इनके चित्रों में हमको देखने को मिलता है। नेचर प्लस आर्किटेक्चर व कभी सिटी मार्केट, इसमें क्लासिकल आइडियोलॉजी इनके चित्रों में हम देखते हैं। नेचर और आर्किटेक्चर के साथ में ह्यूमन फिगर और कुछ न्यूड्स भी इन्होंने किए हैं। इस समय तक आते आते उन्होंने अपनी इंडिविजुअल टेक्निक अपनाई, बगैर किसी नाटकीय प्रभाव को दिखाते हुए। नेचर में छाया प्रकाश की सूक्ष्मता से अध्ययन किया। प्रकाश का प्रभाव वन साइड लाइट के रूप में हुआ। किनारे जो थे, एजेस थे, वो सॉफ्ट कर दिए इन्होंने। वाइट की टच में इन्होंने कांस्टेबल जैसा इफेक्ट डालने की कोशिश की है।
अपने देश की जो कंटेम्प्रेरी जो से अलग करती हुई वो रंगों का वो प्रथा है, वो उसमें रंगों का प्रयोग इन्होंने किया और ब्लैक कलर को वाइट के साथ में इन्होंने बहुत यूज में किया है। ट्रेडिशन जो था इनका, उसमें आर्टिस्ट डार्क सरफेस पर बिटुमिन लगाकर ये काम करते थे। इंग्लैंड ने वाइट के टिंट को यूज किया था, वैसे ही कोरो ने भी डार्क कलर को समय आते आते और भी डार्क कर दिया और इंग्रे व दावी के समान इफेक्ट डालने की कोशिश की। सॉफ्ट मिस्टी प्रभाव को क्रिएट करके बिल्कुल हल्के रंग यूज में लिए। सॉफ्टर टोन इनके जो चित्र में दिखते हैं वो काव्यात्मक और गीतात्मक प्लेजेंट नेचर को दिखाने के लिए इनको पेंट किया। आयु के उत्तर काल में कोरो बाबा कोरो के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे निर्धन कलाकारों की आर्थिक सहायता करते थे। असफल व निराशा लिए हुए जो कलाकार थे उनके प्रति इनकी बहुत सहानुभूति थी और सहानुभूति के फलस्वरूप उन्होंने उनका मार्गदर्शन भी किया। कोरो अंत तक चित्रण करते रहे। कुछ दिनों की कमजोरी के बाद वो एक रोज सवेरे उनको नाश्ता करने का कहा गया था, तो वे बोले आज बाबा कोरो ऊपर नाश्ता करेंगे। वही उनकी आयु का अंतिम दिन था। अंत से पहले वे आकाश की ओर देखकर बोले, मुझे ऐसा लगता है कि आकाश का चित्रण कैसे करना चाहिए यह मैंने कभी नहीं जाना। वहां देखो आकाश कितना गुलाबी, गहरा और पारदर्शक है। कला प्रेमियों के लिए मेरे सामने के क्षितिजों को चित्रित करने को मैं कितना उत्सुक हूँ। The house and factory of Mr. Henry's, view of the Farnese Gardens, village church, Rosny, souvenir the Morte Fontaine, interrupted reading, lady with a fan, woman with a pearl और मोनालिसा से मिलती जुलती ये मोती पहने स्त्री तुलनात्मक रूप में लियोनार्डो विंची जैसी ही है। बाकी इनके ये जो चित्र हैं जिनमें संयोजन का कुशल प्रदर्शन हमको देखने को मिलता है। रोमांसवाद के पश्चात यथार्थवाद को हमने समझा, जिसमें हमने गोया दिलाक्रा से चलते हुए कुर्बे आदि चित्रकारों की कला का अध्ययन किया और देखा कि आधुनिक कला के प्रारंभिक चरणों की आहट उन कला में सुनने को मिलती है। इन महान चित्रकारों से प्रेरणा पाकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रभाववादी चित्रकार उत्साह व निश्चय के साथ आगे बढ़े और उन्होंने आधुनिक कला की नींव डाली। परंपरागत शास्त्रोक्त नियमों का अध्ययन कला को सामर्थ्यवान बनाने में व कलाकार के पथ प्रदर्शन में कितना उपयुक्त है, यह आधुनिक कलाकारों ने दाविद व अंग्र से सीखा। देलाक्रा से विशुद्ध रंगांकन व निर्भीक तुलिका संचालन पर बल देना सीखा और कुर्बे से उनको ज्ञात हुआ कि वास्तव सृष्टि से ये यथार्थ मानव जीवन, सौंदर्य व सृजनशील अनुभूतियों से इतने ओतप्रोत हैं कि चित्रण के लिए काल्पनिक या आदर्श विषयों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्रसन्नचित्त व आत्मसंतुष्ट रहकर निष्काम भाव से कला साधना करने से कितनी सफल कला निर्मिति की जा सकती है, इसकी ओर कोरो ने निर्देश दिया। कला निर्मिति की सार्थकता निरपेक्ष साधना में ही है, न कि उसकी सामाजिक मान्यता में या आर्थिक फल प्राप्ति में। प्रभाववादी चित्रकारों को अपने कला संबंधी सिद्धांतों को प्रस्थापित करने के लिए जो त्याग व संघर्ष करने पड़े, उसका अध्ययन हम स्वतंत्र अध्याय प्रभाववाद के साथ में हम करेंगे। जो हमारा यथार्थवाद है, इसमें एक प्रमुख और हम देखते हैं हडसन रिवर स्कूल। न्यूयॉर्क में हडसन रिवर घाटी में ये दृश्य चित्रकारों का एक समूह था। थॉमस कोले इसके संस्थापक थे। इसी के साथ
एक और चित्रकार और उनकी कला धारा का सूत्रपात हुआ, वह था प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, जो कि इंग्लैंड में प्रचलित तत्कालीन अकादमिक ब्रिटिश शैली को नकारता था। वस्तुतः मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति शास्त्रीय नियमों को त्याग कर वास्तविक अध्ययन, विवरणात्मक घटनाओं का यथातथ्य चित्रण यथार्थता ही इस कलाधारा का लक्ष्य था। हम देखते हैं कि जो विलियम कीट्स, विलियम शेक्सपियर, टेनिसन आदि के साहित्य व इतिहास की कुछ विशिष्ट घटनाओं को विषय वस्तु के रूप में यहाँ पे चुना गया था। अभी तक की जो भी हमने उल्लेखित जो कलाधाराएं हैं उन या कलाकार हैं उनके द्वारा जो तैयार पृष्ठभूमि के आधार पर अब हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही चित्रण पद्धति तथा शैली के संदर्भ में नवीन प्रयोग होने लगे थे। इसके परिणाम स्वरूप अब आगे क्रांतिपूर्ण कला आंदोलन का रूप प्रभाववाद के रूप में आया। प्रभाववाद से ही यूरोपियन कला में आधुनिक कला का औपचारिक सूत्रपात माना जाता है। यह कला आंदोलन फ्रांस से प्रारंभ होकर विश्वव्यापी हो गया था, जिससे 20वीं शताब्दी में अनेक कलाधाराएं विकसित हुई थी। कला में निरपेक्ष दृष्टि का प्रभाव एडवर्ड माने की कला से हुआ था, जो कि अपने युग के विविध प्रभावों से युक्त